अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज बात करने वाले थे कहाँ पे? हम लोग बात करने वाले थे बृहद्रथ राजवंश के बारे में। जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का जो पहला राजवंश है, पुराणों और महाभारत से पता चलता है कि मगध साम्राज्य में पहला राजवंश जो है वह बृहद्रथ राजवंश था, जिस वंश की स्थापना वसु उपचारी के पुत्र बृहद्रथ ने किया था और बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जिसकी हत्या यादव कुल के एक व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा भीम के हाथों करा दी गई थी। तो इस राजवंश के बारे में अर्थात बृहद्रथ राजवंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बृहद्रथ राजवंश, बृहद्रथ राजवंश, ये पहली बात तो पुराणों के अनुसार महाभारत पुराणों के अनुसार, महाभारत और पुराणों के अनुसार की अगर बात करें तो महाभारत और पुराण कहते हैं कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था। तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश क्या? प्रथम राजवंश क्वामा बृहद्रथ राजवंश था। बृहद्रथ राजवंश था, जिसका अर्थात बृहद्रथ राजवंश की जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था। इतिहास में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ठीक, महाभारत और पुराणों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो मगध है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन है? तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है वो बृहद्रथ राजवंश है। अब देखिए ऋग्वेद क्या कहता है। ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद में ये ऐसे लाइन लिखिएगा, ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया है, जहाँ का शासक प्रमंद या परमानंद था। ये बात ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में मगध शब्द का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है कि एक क्षेत्र है और मगध की लोकेशन को बता दिया गया है, जो भौगोलिक स्थिति है मगध की, उसको बताते हुए कहा जा रहा है कि ये जो है ये कीकट है। तो जब भौगोलिक ऐसे पता चलता है, जब उसमें लिखा गया है कि यहाँ इतनी पहाड़ियाँ हैं, ये नदी है और जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम लोग मतलब ये कीकट है, तो आधुनिक इतिहासकार जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरे ये जो कीकट है दरअसल जो मगध है उसी को कहा जा रहा है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र यही है।
तो ऐसे पता लगता है। मगध शब्द का प्रयोग नहीं होगा, उसमें कहा जाएगा कि इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में कीकट नाम का एक राज्य है जहाँ का शासक प्रमन्द या परमानंद था। तो ऋग्वेद में मगध को कीकट के नाम से जाना गया है और जहाँ के शासक को प्रमनंद या परमानंद के नाम से बताया गया है। तो ऋग्वेद तो ये कह रहा है कि यहाँ का शासक, पहला शासक परमानंद था। हालांकि पहला शासक ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ का शासक परमानंद था। चूँकि ऋग्वेद है तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे ऋग्वेद है तो मान लीजिए कि लिखा गया होगा तो 900 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और जब 900 और 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा जाएगा तो पहला शासक इनसे पहले तो हो ही जाएगा, क्योंकि बृहद्रथ हर्यक राजवंश की अगर बात करें, हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में होती है। 544 ईसा पूर्व में होता है, तो 544 ईसा पूर्व से कितना पहले होगा, मान लीजिए 500 ईसा पूर्व होगा, 200-400 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व होगा मान लीजिए, तो 600 पहुँचेगा। वो तो इससे 200-300 साल पहले के राजा को बता रहा है। तो हो सकता है उस समय उस समय जो राजा हो या किसी प्रकार का व्यक्ति रहा हो, परमानंद नाम हो। लेकिन महाभारत और पुराण कहते हैं कि वहाँ का पहला शासक जो है बृहद्रथ था, पहला राजवंश जो था बृहद्रथ था। तो यहाँ तक ये बातें हो गई। जो अब बृहद्रथ कौन है, अब बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ के बारे में कहा जाता है कि बृहद्रथ जो है वसु उपचारी का पुत्र है। वसु कौन है? रामायण के अनुसार वसु ने वसुमती की स्थापना किया और इसी वसु का पुत्र बृहद्रथ था। रामायण की बात करें तो रामायण में लिखा गया है कि वसु उपचारी नाम के व्यक्ति ने, वसु उपचारी ने वसुमती की स्थापना किया। ये कहा जा रहा है, कहाँ? वसु उपचारी ने वसुमती की स्थापना किया। ये किसने कहा? ये कौन कह रहा है? ये महाभारत कह रहा है, महाभारत कह रहा है। महाभारत में कहा गया है कि वसु उपचारी ने क्या किया? वसुमती की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वसुमती की। तो वसु उपचारी के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि वसु जो है वो बृहद्रथ का पिता था। बृहद्रथ जो हैं इनके पिताजी थे, तो बृहद्रथ के पिताजी हैं ये कौन? वसु उपचारी। वसु उपचारी बृहद्रथ के पिताजी हैं, अर्थात जो बृहद्रथ हैं, बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक बृहद्रथ वसु उपचारी के पिता थे। वसु उपचारी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वसुमती की स्थापना की, और वसुमती का जो पहचान किया जा रहा है वो राजगृह से किया जा रहा है। राजगृह। अगर महाभारत में लिखा गया है कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ वसुमती की स्थापना वसु उपचारी ने की, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन? ये वसुमती की स्थापना वसु उपचारी ने की। तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, और सारी चीज़ें भौगोलिक स्थितियां बताई जा रही हैं। तो इतिहासकारों ने देखा, और बाकी आधुनिक इतिहासकारों ने, और सब देखते हैं तो पाते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, आखिर है कहाँ? तो पता चलता है ये राजगृह है। महाभारत में जैसे पुराने उस ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि उसने राजगृह का स्थापना किया, लिखा गया है भौगोलिक परिस्थितियां दी गई हैं, 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, वो है वसुमती, उसकी स्थापना वसु ने किया। तो जो है 5 पहाड़ियों के बीच में वो राजगृह है। इसका मतलब राजगृह की स्थापना किसने किया था?
वसुपचारी ने किया था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वसुमती किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था, तो वसुमती महाभारत में किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो राजगृह के लिए किया गया है। या राजगृह के लिए महाभारत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वसुमती शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका स्थापना वसुपचारी ने किया था। वसुपचारी वही व्यक्ति हैं जो बृहद्रथ राजवंश, जो बृहद्रथ के पिता हैं, और बृहद्रथ वही व्यक्ति हैं जो बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक हैं। और बृहद्रथ राजवंश वही राजवंश है जो कि मगध साम्राज्य में शासन करने वाला पहला राजवंश था, ऐसा कहता है महाभारत और रामायण। तो ये बातें हो गई। महाभारत से पता चलता है कि वसुपचारी ने वसुमती की स्थापना किया, और बृहद्रथ जो थे वसुपचारी के पिताजी पुत्र थे। अब आगे जो है, अब इनके बृहद्रथ के पुत्र की अगर बात करें, वसुपचारी के पुत्र, क्या वसुपचारी यहाँ पे हैं, वसु के पुत्र कौन है, बृहद्रथ, और बृहद्रथ के पुत्र कौन है, तो बृहद्रथ के पुत्र हैं जरासंध। जरासंध। वैसे तो इतिहास में इस शासन, इस जो राजवंश है, इस राजवंश के 24 राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसी किसी ग्रंथ में इस राजवंश के 32 राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता हल्का या लगभग संदिग्ध मानी जाती है, और उनकी ऐतिहासिकता पे इतिहासकारों में मतभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और जो स्पष्ट है, लगभग स्पष्ट है, और फिर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो यही है। तो वसु के पुत्र जो हैं, ये पुत्र जो हैं बृहद्रथ हैं, और बृहद्रथ के जो पुत्र हैं वो कौन हैं, वो हैं जरासंध। तो आगे हम जरासंध के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जरासंध कौन है। तो सबसे पहली बात, तो जरासंध जो हैं बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक बृहद्रथ जी के पुत्र हैं। बृहद्रथ राजवंश के दूसरे शासक जो हैं वो जरासंध हैं, और जरासंध एक महान प्रतापी शासक, पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं को हराया था। ये जरासंध, जरासंध एक महाप्रतापी शासक था और योग्य शासक था, जिसने अनेक राजाओं को हराया। और अपना क्षेत्र, शासन क्षेत्र विस्तारित किया। ये एक सिंपल सी लाइन इसके बारे में कि ये एक महान शासक था, महापराक्रमी शासक था, वीर योद्धा था। इसने क्या किया था, इसने अपने शासन क्षेत्र को, इसने अपने क्षेत्र को, राज्य क्षेत्र को विस्तारित किया था और बढ़ाया था। अलग अगल बगल से राज्यों को जीत कर अपने शासन वाले क्षेत्र को बढ़ाया। इसके बाद कृष्ण के निर्देश पर भीम ने जरासंध की हत्या कर दी। कृष्ण के उपदेश पाकर भीम ने एक मल्ल युद्ध में जरासंध की
हत्या कर दी। हत्या कर दिया। तो कृष्ण का उपदेश पाकर भीम ने मल्ल युद्ध में क्या किया? जरासंध की हत्या कर दी। ठीक। अब क्या होता है? अब जरासंध का कहानी यहाँ पे समाप्त होता है। अब इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है रिपुंजय। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। तो बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलीक ने किया। एक मंत्री थे, उनका नाम था पुलीक। रिपुंजय की हत्या किसने की? इसकी हत्या कर दी पुलीक ने। पुलीक नामक ये रिपुंजय का ही मंत्री था। रिपुंजय का ही एक मंत्री था। इसके ही मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति पुलीक ने इसकी हत्या कर दी। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। और रिपुंजय की हत्या किसने की? रिपुंजय की हत्या कर दी इसी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य पुलीक ने। अब पुलीक ने इसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। अब यहाँ तक की बातें आपकी हो गई हैं। अब क्या है कि पुलीक है। अब पुलीक के आगे की बात करें अगर हम लोग, पुलीक ने रिपुंजय की हत्या कर दी। और रिपुंजय की हत्या करने के बाद पुलीक ने क्या किया कि इसका एक पुत्र था पुलीक का। इसका एक क्या था? पुत्र था। पुलीक का एक पुत्र था जिसका नाम था बालक। अपने पुत्र बालक को क्या किया? सिंहासन पर बैठाया। तो इसके बाद क्या हुआ? रिपुंजय के ही एक मंत्री, रिपुंजय के एक मंत्री पुलीक ने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करके अपने पुत्र बालक को गद्दी पर बैठाया। क्या हुआ? रिपुंजय के एक मंत्री ने क्या किया? पुलीक की हत्या की और अपने पुत्र बालक को, उसके पुत्र का नाम था बालक, अपने पुत्र बालक को गद्दी पर बैठाया। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ? रिपुंजय के सामंत ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। रिपुंजय के सामंत क्या नाम था उसका? भट्टीय। इसका एक सामंत था
भट्टीय नाम था उसका। भट्टीय। भट्टीय ने क्या किया? भट्टीय ने विद्रोह कर दिया। क्या किया? भट्टीय ने बालक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बालक के खिलाफ, बालक के खिलाफ कौन? भट्टीय क्या करता है? विद्रोह कर दिया। यहां तक की बातें, कहानी आपको समझ में आ रही होंगी। अब जब क्या होता है कि पुलीक की हत्या हो जाती है, इसके मंत्री ने कर दिया, तो क्या हुआ कि पुलीक के ही एक मतलब पुलीक ने रिपुंजय की हत्या कर दी। पुलीक इसका ही मंत्री है, रिपुंजय का ही मंत्री है। पुलीक ने क्या किया? रिपुंजय की हत्या कर दी। रिपुंजय की हत्या कर दी तो रिपुंजय का ही एक सामंत था, उसको खराब लगा, बुरा लगा कि हमारे जो राजा महाराजा हैं उनकी हत्या करके इस मंत्री ने अपने बच्चे को बैठा दिया। तो इसके खिलाफ, इसके एक वो सामंत भट्टीय ने विद्रोह कर दिया। तो बालक के खिलाफ रिपुंजय के एक सामंत ने विद्रोह कर दिया। सामंत ने विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि वो सामंत शायद रिपुंजय के ज़्यादा नज़दीक रहा हो, ज़्यादा खास रहा हो, इसलिए उसने बालक के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि बालक के पिताजी पुलीक ने रिपुंजय की हत्या कर दी थी। फिर से एक बार समझिए और दिमाग में बैठाइए। देखिए, रिपुंजय है बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक इसलिए नहीं है कि वो अंतिम शासक इसलिए है कि पुलीक ने उसकी हत्या कर दी, इसलिए अंतिम शासक है। तो उसी के एक मंत्री पुलीक ने क्या किया? रिपुंजय की हत्या कर दी। जब रिपुंजय की हत्या कर दी तो इसने अपने पुत्र बालक को गद्दी पे बैठा दिया। अपने पुत्र जब बालक को गद्दी पे बैठा दिया तो रिपुंजय का एक क्या था? सामंत था, उसको अच्छा नहीं लगा कि हमारे महाराजा की हत्या करके उसने अपने बच्चे को बैठा दिया, अपने पुत्र को बैठा दिया गद्दी पे। तो इसने क्या किया? भट्टीय ने बालक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर इस विद्रोह में बालक की हत्या हो जाती है। तो इस विद्रोह में बालक की हत्या करके इस भट्टीय ने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाता है। तो क्या करता है? बालक की हत्या हो जाती है। इस विद्रोह का परिणाम ये होता है, यहां तक दिखा कि नहीं बा? चलिए, यहां तक तो दिख रहा बा। अब देखिए, विद्रोह का परिणाम ये निकला कि भट्टीय ने अभी अभी सिंहासन पर बैठे बालक की हत्या कर दी। अब देखिए, बालक की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद ये क्या करता है? हत्या करने के बाद अपने पुत्र को मगध के गद्दी पर बैठा देता है। अब बालक की हत्या हो जाती है। बालक की हत्या रिपुंजय के एक सामंत ने हत्या कर दी बालक की और अपने पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है बिंबिसार। बिंबिसार। आमतौर पे पुस्तकों में ये माना जाता है कि हर्यक वंश का राजा, हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। लेकिन अगर यहाँ इस महाभारत की बात माने तो महाभारत में ये पता चलता है कि इसने भट्टीय ने अपने पुत्र बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठाया।
15 वर्ष की आयु पा करके वो गद्दी पर बैठा। तो 15 वर्ष की आयु में ये बिंबिसार जो बालक है, बिंबिसार नाम का एक बालक, ये बालक जिसका नाम है वो नहीं, ये बिंबिसार नाम का ये बच्चा 15 वर्ष का, वो किसी साम्राज्य या किसी शासन से या किसी वंश के राजा से विद्रोह करके वो गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा। वो किसी भी राजवंश का स्थापना ये बड़ा मुश्किल है करना कि 15 वर्ष का कोई लड़का है वो किसी की हत्या करके, क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है। देखेंगे आप तो पिछले राजवंश के अंतिम शासक की हत्या करके अगला राजवंश का पहला शासक बनता है, पिछले राजवंश के अंतिम शासक की हत्या करके अगले राजवंश का पहला शासक बनता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी देखें आप कि बृहद्रथ राजवंश के अंतिम शासक, इसका रिपुंजय की हत्या पुलिक ने किया, तो पुलिक को बैठा दिया, पुलिक की जगह पे बैठ गया बालक। जब बालक बैठा तो बालक की हत्या कर दिया इसने, भट्टिय ने, और भट्टिय ने क्या किया, अपने बेटे को गद्दी पे बैठाया। तो अगर देखा जाए तो 15 वर्ष की अवस्था में ये स्थापना तो नहीं कर सकता, इसका मतलब इसके पिताजी ने स्थापना किया था। ये हर्यक वंश का संस्थापक नहीं है, हालांकि माना जाता है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं, तो ऑप्शन में बिंबिसार रहेगा और आप बिंबिसार लगाएंगे, लेकिन भट्टिय और बिंबिसार दो एक साथ ऑप्शन नहीं देगा। अगर भट्टिय और बिंबिसार दोनों ऑप्शंस में हैं तो आप क्या करेंगे, भट्टिय को लगा देंगे, क्योंकि बिंबिसार उस स्थिति में, क्योंकि एग्जामिनर के मन में भी उसने यही जान के प्रश्न बनाया है कि देखते हैं बच्चे टिक क्या मारते हैं, भट्टिय को कि बिंबिसार को, और वो जो सही सवाल हो, सही जवाब होगा उस समय वो होगा भट्टिय। अगर भट्टिय ऑप्शन में आपके नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो बिंबिसार तो सही है ही। तो कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे बृहद्रथ राजवंश की, और कहानी प्रारंभ होता है किसका, हर्यक राजवंश का। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे हर्यक राजवंश के बारे में। ठीक, अब हमने बताया कि ऐसा माना जाता है कि जो हर्यक राजवंश है, हर्यक राजवंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है बिंबिसार को। तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे वही कि हर्यक राजवंश के संस्थापक जो हैं हर्यक राजवंश, और संस्थापक के रूप में हम बिंबिसार, चूँकि पुस्तकों में मिलता है तो बिंबिसार को ही लेंगे। संस्थापक कौन है, हर्यक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार जी हैं। (544 से 492) 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन चलता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। अब बिंबिसार के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व, ये बादल जैसा बन गया और ये तीर बन गया। अब देखिए अब आगे क्या होता है, इसके उपनाम की बात करें, अगर हम लोग इसके उपनाम की बात करें तो दो नाम इसके मिलते हैं, एक महाभारत से मिलता है और एक जैन ग्रंथ से मिलता है। महाभारत मत्स्य पुराण से मिलता है, मत्स्य पुराण से क्षेत्रोजस,
उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस मिलता है ये मत्स्य पुराण में। तो आज से आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रोजस कौन थे, क्षेत्रोजस किसका नाम है, या क्षेत्रोजस किसका दूसरा नाम था, तो आप बताएंगे कि बिंबिसार का दूसरा नाम है क्षेत्रोजस। या बिंबिसार को क्षेत्रोजस किस ग्रंथ में कहा गया है, तो मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ में बिंबिसार को क्षेत्रोजस के नाम से बुलाया गया है। उसके बाद एक और नाम है, इसको कहा जाता है श्रेणिक, ये जैन ग्रंथ में कहा गया है, जैन ग्रंथ में श्रेणिक कहा गया है। तो इसका हो गया उपनाम। उपनाम के बारे में आप इतना याद रखिए, दो चीज़ें मिलती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार का जो उपनाम है श्रेणिक, तो वो किस ग्रंथ में मिलता है, जैन ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में, या मत्स्य पुराण में, या वेदों में, तो आपको पता है कि जैन ग्रंथ में इसका नाम श्रेणिक मिलता है। और क्षेत्रोजस किस ग्रंथ में मिलता है, तो क्षेत्रोजस जो मिलता है वो मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ में मिलता है। अगर इसके बारे में एक और बात करें तो इसने विभिन्न प्रकार के नीतियों का प्रयोग करके राज्य विस्तार किया, और इन नीतियों के बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। अब इसने हम लोग जहाँ बात करेंगे, इसने या इस वंश के, तो इसने जब कहेंगे तो इसका मतलब हम बिंबिसार कह रहे हैं, और इस वंश के कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर एक वंश के। तो इसने क्या किया, इसने विभिन्न प्रकार के कूटनीति का प्रयोग करके अपना राज्य, अपना क्षेत्र विस्तारित किया। क्या किया इसने, विभिन्न प्रकार के कूटनीति का प्रयोग करके इसने अपने क्षेत्र को विस्तारित किया। ये बात आप याद रखेंगे। तो एक तो इसकी जो नीति थी वो थी वैवाहिक नीति, मित्र नीति और आक्रामक या युद्ध नीति। इस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि जो बिंबिसार रहते हैं, बिंबिसार महोदय जी करते क्या है कि वैवाहिक नीति से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, मित्र नीति से अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, और क्या करते हैं, युद्ध से भी अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। जितने भी जैसे अवंती है, लिच्छवी, जैसे वज्जी है। अब वज्जी क्या है, हमने बात किया था कि 8 मजबूत गणराज्यों का एक संघ है, 8 राज्यों का संघ है वज्जी संघ। तो वज्जी संघ से यदि ये आक्रमण करते वहाँ पे, तो जीतते या हारते, हो सकता है हार भी जाते, हो सकता है जीत भी जाते। लेकिन अगर हार जाते तो हानि तो था ही, अगर जीतते तो भी हानि था, बहुत पैमाने पे हानि होती, क्योंकि वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था वो वज्जी संघ। ऐसे ही अवंती, चंडप्रद्योत वहाँ का एक महान शासक था अवंती का, उससे भी मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में क्या था कि वो उन सबको मित्र बना लेता था अपना, जैसे वहाँ पे अपने जीवक को भेजता है चंडप्रद्योत के पास, और उसको अपना मित्र बना लेता है। वैवाहिक नीतियों से वज्जी को, वैशाली आदि क्षेत्रों को अपने अंदर कर लेता है। वैवाहिक नीति जैसे ये बनारस, मतलब बनारस वाला क्या था, काशी को अपने अंदर कर लेता है। ये सारी इस प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करता है अपने शासन क्षेत्र को विस्तारित
करने में। तो अब हम लोग देखेंगे वैवाहिक नीति क्या है। वैवाहिक नीति में हम लोग बस इतना देखेंगे कि किस क्षेत्र के किस राजाओं की लड़कियों या बहनों से ये शादी करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस 3 प्रकार की नीतियों से क्या करता है, अपने राज्य को विस्तारित करता है। पहला शादी इसने कब किया? पहला शादी मतलब किसने किया? लिच्छवी गणराज्य के शासक जो है चेटक, चेटक की बहन चेलना या छलना। वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य के शासक, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना या छलना, चेलना या छलना भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, छलना। चेटक की बहन चेलना से विवाह करता है। चेलना से ये पहली शादी करता है या छलना से ये पहली शादी करता है। किससे? वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य। ये वज्जी संघ है, वज्जी संघ में 8 गणराज्य शामिल थे। 8 गणराज्यों में से एक ये लिच्छवी गणराज्य था। तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक थे। चेटक की बहन चेलना थी और चेलना से विवाह किया था इस बिंबिसार ने। के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह, अब चेलना से विवाह किया था। और जो चेलना है, चेलना की बहन का नाम, चेटक की बहन का नाम त्रिशला था। चेटक की अगर बात करें, चेटक कौन है? चेटक की बहन त्रिशला है। अब देखिए, चेटक की बहन जो है वो कौन है? त्रिशला। त्रिशला, आप लोग बताइएगा त्रिशला कौन है? त्रिशला कौन है? चेटक की बहन है त्रिशला। त्रिशला के बारे में हो सकता है आप लोग जानते हैं और हो सकता है क्या जानते ही हैं, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माँ है। त्रिशला के पुत्र कौन है? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कौन है? तो महावीर स्वामी त्रिशला के पुत्र हैं। त्रिशला इसी चेटक की बहन है। चेटक की बहन, चेटक मतलब चेटक की बहन है। चेटक कौन है? चेटक क्या है? ससुर जी हैं बिंबिसार के। बिंबिसार के ससुर जी हैं चेटक। इनके ससुर की बहन जी हैं त्रिशला और त्रिशला के पुत्र हैं महावीर स्वामी। इस प्रकार से इनकी रिश्तेदारी बनती है। चेटक महावीर स्वामी का मामा हुआ इस हिसाब से, ठीक। चेटक क्या हुआ? महावीर स्वामी जी का मामा हुआ। अब चेलना की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो चेलना के बारे में ये बात है, ये जानकारी आप लोग अभी याद रखिएगा, आगे चल के ये वाली जानकारी काम आएगी। जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु चेलना का ही पुत्र है। चेलना का ही पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो चेलना का पुत्र है। तो बिंबिसार की पहली पत्नी चेलना, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी हैं, जिसके पिताजी हैं चेटक, तो उनका लड़का है, मतलब चेलना का लड़का है ये अजातशत्रु। तो अजातशत्रु सबसे एक और पत्नी थी, तीसरी पत्नी थी बिंबिसार की, उससे 2 पुत्र होते हैं।
वज्जी संघ के ये तो मान लीजिए लिच्छवी गणराज्य के हैं, वो होते हैं, उनका पुत्र दो पुत्र होते हैं, काशी जिससे अवंती के, हाँ अवंती नरेश, अवंती नहीं अभी देखेंगे यहाँ पे, जिससे काशी दहेज में मिलता है, वहाँ उसकी बहन जो होती हैं उसके दो पुत्र होते हैं हल और बेहल। तो उसकी बात अभी वहाँ पे होगी। अब देखते हैं पहले यहाँ पे कि अब विभिन्न प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके क्या करते हैं बिंबिसार जी अपने क्षेत्र को विस्तार करते हैं। वैवाहिक नीति, मित्र नीति और आक्रमण नीति। तो वैवाहिक नीति में अगर हम लोग बात करें तो पहली शादी जो करते हैं वज्र संघ के लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह करते हैं। तो चेटक की बहन चेलना से विवाह करते हैं और चेलना के ही पुत्र होते हैं कौन, ये अजातशत्रु। और चेलना जो हैं, जो चेटक है, चेटक की बहन त्रिशला है, इस बात को याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी जी के माता जी हैं त्रिशला। अब आगे हम लोग देखें दूसरी शादी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से होती है। कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल के राजा प्रसेनजीत। दूसरी शादी यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यदि दूसरी शादी की बात करें, दूसरा विवाह, दूसरा शुभ विवाह इन्होंने किया कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन, उसकी बहन का क्या नाम था भाई, महाकोसला। महाकोसला, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया, और इसी विवाह में क्या हुआ, काशी जो है, काशी इसको अर्थात बिंबिसार को दहेज में मिलता है। उस समय काशी का जो रेवेन्यू था वो 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए यहाँ का आय था, यहाँ से आय प्राप्त होता था मगध को, बिंबिसार को 1 लाख रुपए काशी से आय प्राप्त होता था। 1 लाख रुपए आय प्राप्त करने वाला क्षेत्र काशी जो है दहेज में दे दिया गया बिंबिसार को। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला के विवाह में दहेज में दे दिया। तो दूसरी शादी किससे होती है, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला जी से शादी होती है बिंबिसार की दूसरी। और ये जो महाकोसला है, महाकोसला के 2 पुत्र होते हैं हल और बेहल। हल और बेहल 2 पुत्र होते हैं हल और बेहल। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। अब देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की तो हुआ क्या, एक और आप देखेंगे तो बिंबिसार की एक जो महाकोसला है, महाकोसला के जो भाई हैं प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वजीरा। प्रसेनजीत की अगर हम लोग बात करें
तो प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, पुत्री वजीरा नाम था उसका। क्या नाम था? वजीरा। इसको आप देखिए, अब क्या होता है, वजीरा से प्यार हो जाता है, किसको? प्रेम हो जाता है इसको, अजातशत्रु को। अजातशत्रु क्या करता है, वजीरा से अजातशत्रु को प्रेम हो जाता है। एक तो ये है। हम अब यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो मृत्यु है बिंबिसार की वो कैसे होती है, हत्या कैसे होती है। अब जैन ग्रंथ क्या कहते, अब ये यहाँ पे क्या बात आती है, ये यहाँ पे बात ये आता है कि जो वजीरा से प्यार कर बैठता है अजातशत्रु, तो बिंबिसार को ये पसंद नहीं है। बिंबिसार विवाह नहीं कराना चाहता था, नहीं कराना चाहता था। अब देखिए, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी हुआ है महाकोशला का, इसका मतलब ये है कि वो बहन हुई। मतलब क्या हुआ कि ये पहले पत्नी के पुत्र हैं, पहली वाली पत्नी के पुत्र हैं कौन? अजातशत्रु। ये दूसरी वाली पत्नी है महाकोशला, तो बड़ी मम्मी हुई इस हिसाब से, या छोटी मम्मी जो भी हुई माँ ही हुई। तो माँ की जो पुत्री है, जो माता जी हुई, तो ये जब ये माता जी हुई तो प्रसेनजीत क्या हुए? प्रसेनजीत हुए मामा जी, और मामा जी की पुत्री हुई बहन। तो इस हिसाब से क्या हुआ, बिंबिसार को ये विवाह पसंद नहीं था। बिंबिसार को भी और प्रसेनजीत को भी लगभग नहीं पसंद था। तो क्या हुआ, कहा जाता है कि इसी चीज़ से नाराज़ होकर क्या किया, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी। एक बात तो ये आती है, जैन ग्रंथ की अगर बात करें, जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, जैन ग्रंथ की बात करें यहाँ पे, जैन ग्रंथ में ये कहा गया है कि हुआ क्या कि पहले से ही बिंबिसार ने ये मन बना लिया था, बिंबिसार ने ये मन बना लिया था कि जो अगला शासक होगा, अगला जो शासक होगा वो कौन होगा? वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसने अपने सोच रखा था और मन बना लिया था। ये किससे? उससे चेलना से क्या करता था, इन सब बातें, ये सब बातें शेयर करता था कि हम जो राजा बनाएंगे वो प्रसेनजीत को ही बनाएंगे। तो चेलना को पता था कि जो राजा बनेगा वो अगला लड़का जो है वो ये प्रसेनजीत नहीं, क्या है कि वो अजातशत्रु बनेगा, अजातशत्रु अगला राजा बनेगा। और ये बात चेलना जानती थी। चेलना को पता था, चेलना को पता था कि शासक बनने वाला है अजातशत्रु। ये बिंबिसार जो है वो बात करते थे कि अपने पुत्र अजातशत्रु को हम लोग अगला राजा बनाएंगे और जो अगला होगा शासक वो अजातशत्रु होगा। लेकिन अजातशत्रु को ये नहीं पता था कि मैं बनने वाला हूँ। उसको डर था कि हल्ल बेहल्ला और ढेर सारे लड़के हैं, मतलब भाई है, कोई भी बन सकता है। तो इस भय में क्या किया, इसने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। और जो जेल है, जेल में चेलना ही इनका देखभाल करती थी। किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार को अजातशत्रु ने कैद कर लिया। इसलिए कैद कर लिया कि उसको डर था कि ये कहीं
किसी और को न राजा बना दे, कैद करके खुद राजा बन गया, कैद कर लिया। तो जब चेलना ने इसको बताया, अजातशत्रु को जब बताती है चेलना, जब समझाने में कामयाब हो जाती हैं कि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें ही राजा बनाने वाले थे, तो जब इस बात का एहसास होता है अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु क्या करता है, एक लोहे की छड़ लेकर जाता है बेड़ी काटने जाता है ताकि अपने पिता को छोड़ दे, लेकिन पिताजी उसके डर जाते हैं कि ये आ रहा है हमको मार देगा, और डर के मारे क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी बातें जैन ग्रंथ में देखने को मिलती हैं। तो चाहे ऐसे हुआ चाहे ऐसे हुआ, चाहे वैसे चाहे ऐसे, चाहे अपने पिताजी से नाराज़ हो गया कि हमारी शादी वजीरा से नहीं होने देंगे इसलिए हत्या कर दिया, चाहे इसलिए आत्महत्या कर लिए हो, लेकिन हत्या हुई है बिंबिसार उसे अजातशत्रु की ही वजह से। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। तब यहाँ पे क्या होता है कि अब अंततः क्या होता है, अजातशत्रु गद्दी पे बैठ जाता है। क्या करता है, अजातशत्रु गद्दी पे बैठ जाता है। जैसे ही अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है, प्रसेनजीत क्या करते हैं, प्रसेनजीत नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे जीजा की हत्या कर दिया उसने, हमारे जीजा की हत्या कर दी, हमारी जो बहन है वो क्या हो गई है, वो विधवा हो गई है। तो इससे क्या हुआ, काशी इन्होंने वापस ले लिया। काशी जनपद प्रसेनजीत ने वापस ले लिया, और इससे क्या हुआ, अजातशत्रु और प्रसेनजीत में क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। अजातशत्रु और प्रसेनजीत में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और इस संघर्ष में अंततः जीत होता है अजातशत्रु की। अजातशत्रु की जब जीत होती है तो दो चीज़ें सामने आती हैं, इसका परिणाम दो निकलता है। एक तो वजीरा से शादी कर लेता है, दूसरा काशी पुनः दहेज में मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ तक कहानी एक बार आप फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। देखिए क्या होता है, कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी होती है बिंबिसार की, ठीक, सिंपल सी बात है, और दहेज में मिल जाता है काशी, जिसका जो रेवेन्यू है 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए रेवेन्यू वाला काशी इसको दहेज में मिल जाता है, सारी चीज़ें सही से चल रही होती हैं। तब से प्रसेनजीत क्या करता है, मतलब प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वजीरा, और वजीरा का मुलाकात हो जाता है अजातशत्रु। लिच्छवी गणराज्य चेलना के पुत्र हैं, पहली पत्नी चेलना के पुत्र हैं अजातशत्रु। इस बात को आप याद रखें, पहले बताया जा चुका है कि चेलना के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु का मुलाकात होता है प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो जाता है इश्क, और इस इश्क के जो इश्क है, ये इश्क नागवार गुजरता है बिंबिसार को। बिंबिसार को ये पसंद नहीं था कि अपनी बहन से क्या करें, ये शादी करें। ये पसंद नहीं था प्रसेनजीत को भी, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये बहन ही है, क्योंकि एक तरह से तो माँ ही हुई, जो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला है वो माँ ही हुई, क्योंकि दूसरी पत्नी है तो माँ ही हुई इसकी अजातशत्रु की। जब वो माँ हुई तो वो मामा हुए, जब वो मामा हुए तो वो बहन हुई, जब बहन हुई तो उससे प्यार करके शादी क्यों करोगे, ये बिंबिसार और प्रसेनजीत को पसंद नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि ये अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। ये एक बात निकल के आती है इतिहास में। दूसरी बात निकल के आती है कि बिंबिसार क्या है, बिंबिसार ने क्या किया कि उसने बिंबिसार ने ये सोच रखा था अपने मन में कि क्या करेंगे हम, कि अजातशत्रु को अगला शासक बनाएंगे।
अगला शासक जो बनाएंगे अजातशत्रु को बनाएंगे, लेकिन अजातशत्रु को इस बात का पता नहीं था कि हमारे पिताजी हमको अगला शासक बनाने वाले हैं। उसको ये डर था, अजातशत्रु को ये डर था कि कहीं इतने ढेर सारी शादियाँ हुई हैं पिताजी के, इतने ढेर सारे लड़के हैं, पता नहीं कौन शासक बन जाए, पता नहीं कहाँ पे पिताजी का मूड घूम जाए और किसको शासक बना दें। तो उससे ये भयभीत था। उस भयभीत होने के कारण क्या करता है, ये अपने पिताजी बिंबिसार को कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। जेल में छेलना ही उसकी देखभाल करती हैं, बिंबिसार की देखभाल करती हैं। वहाँ पे ठीक है, सब चीज़ चल रहा है, लेकिन बार बार प्रयास करती हैं छेलना, ये समझाने का अजातशत्रु को कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी तुमको ही राजा बनाने वाले थे। अंततः क्या हुआ कि अजातशत्रु को ये समझ में आ जाता है कि नहीं, हमने गलत काम किया, हमारे पिताजी हमको ही राजा बनाने वाले थे, हमसे ही उतना प्यार करते थे। तो इससे क्या हुआ कि अजातशत्रु को पछतावा होता है। जब अजातशत्रु को पछतावा होता है तो बेड़िया काटने की कोशिश करता है। बेड़िया काटने के लिए वो तैयार होता है और एक लोहे का राड, लोहे की छड़ लेकर पहुंच जाता है अपने पिताजी की तरफ। जब अपने पिताजी की तरफ लोहे की छड़ लेकर जाता है तो उसके पिताजी बिंबिसार भयभीत हो जाते हैं कि ये आ रहा है, कहीं अनहोनी न कर दे। अनहोनी से तात्पर्य है कि मैं अपने पुत्र के हाथों मरूं इससे पहले कि मैं खुद आत्महत्या कर लेता हूं। तो कहा जाता है कि उसने इससे डर के मारे आत्महत्या कर ली, जबकि अजातशत्रु जा रहा था उनकी बेड़ियों को काटने। तो यहाँ पे हत्या हो जाती। ऐसी बातें जैन धर्म में कही जाती हैं। लेकिन हुआ कुछ भी हो, चाहे वैसे चाहे ऐसे, लेकिन हुआ हत्या अजातशत्रु की वजह से ही। तो क्या हुआ, प्रसेनजीत नाराज़ था कि हमारे जीजा की हत्या कर दिया इसने। प्रसेनजीत नाराज हुआ। काशी को दहेज के रूप में दिया गया था, क्योंकि उसने कहा कि हमने तुम्हारे पिताजी को दहेज में दिया था, अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो हम इसको वापस ले लेंगे। तो प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष प्रारंभ हो गया। प्रसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष, छिटपुट संघर्ष होते रहे, लेकिन अंततः क्या हुआ, अजातशत्रु जीत गया। अजातशत्रु जब जीत गया तो दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। एक ये कि वजीरा से शादी हो जाती है, वजीरा से प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा की शादी कर दी अजातशत्रु से। दूसरा जो परिणाम निकल के आता है वो कि वो पुनः दहेज में मिल जाता है काशी। यहाँ तक बातें कंप्लीट होती हैं, लेकिन कुछ समय प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार से काशी कौशल हो जाते हैं मगध के अंदर। तो यहाँ तक ये बात हो गई, दो शादियों के बारे में बात हो गई। यहाँ तक की बातें आप लोग समझ गए, कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी शादी की ओर। और तीसरी शादी से उतना कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। मद्र देश की रानी से तीसरा विवाह किया था इन्होंने। मद्र देश की रानी कौन थी? मद्र देश की रानी क्षेमा थी। क्षेमा के बारे में कहा जाता है। इनके बारे में मद्र देश की रानी कौन थी? तो मद्र देश की रानी थी क्षेमा। तो क्षेमा से तीसरा विवाह हुआ था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास हमने देखने को नहीं मिलता है। और कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य की गणिका जो थी उससे ये प्यार करते थे बिंबिसार।
बिंबिसार जो है क्या करते थे, मोहब्बत करते थे। अरे ये कितना ढेर सारा, चलिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे लगता है। तो मोहब्बत करते थे किससे, देखिए कितना ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि इतना ढेर सारा वो हो गया, मतलब अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिकली। तो बिंबिसार क्या करते थे, मोहब्बत करते थे किससे, लिच्छवी गणराज्य की गणिका से। लिच्छवी गणराज्य की गणिका से नगर वधु से प्यार करते थे। ये कौन थी, इसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली से प्यार करते थे और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि इससे शादी भी कर लिया था। यहाँ पे इसलिए हमने ये बताया कि चौथी शादी, मतलब ये शादी का यहाँ पे इतिहास मिलता है कि इन्होंने इससे आम्रपाली से क्या किया था, विवाह कर लिया था। तो इस प्रकार से और इतिहास में पता चलता है कि 400-500 रानियाँ थीं इनके, मतलब 400-500 शादी किए थे बिंबिसार ने। तो इस प्रकार से बिंबिसार की हत्या हो जाती है। और इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है, अब क्या हुआ, शादी वाला तो वो हो गया, शादी से ढेर सारे क्षेत्र शामिल कर लिए अपने में, काशी शामिल कर लिया और ये भी प्रत्येक वाला क्षेत्र भी शामिल कर लिया। तो अब क्या करते हैं, मित्रता वाला जो गांधार नरेश पुष्कर को इन्होंने अपना दूत भेजा। पुष्कर को इन्होंने क्या मतलब समझ रहे हैं यहाँ, बिंबिसार गांधार नरेश पुष्कर को इन्होंने पुष्कर के यहाँ के पास इन्होंने अपना दूत भेजा। इससे परिणाम क्या है, दूत भेजने से क्या मतलब, दूत भेजने से क्या है कि मित्रता बढ़ी, मित्रता बढ़ी और ये क्या हुआ, मित्र हो गए, गांधार नरेश के मित्र हो गए, पुष्कर के दोस्त हो गए, क्यों, बिंबिसार पुष्कर के मित्र हो गए। अब क्या हुआ, ढेर सारे मित्र हो जा रहे हैं। अब क्या था इनका कि चलो मतलब काशी जाएंगे तो घूमने कहीं निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि राजा आ रहा है कहीं अटैक न कर दे, कहीं किसी के दामाद जाए तो कहीं किसी का जीजा जाए, कहीं किसी का दामाद जाए, आप समझ रहे होंगे किसका दामाद, कहीं किसी का जीजा जाए, आप समझ रहे होंगे किसका जीजा। तो अगर हम कहीं जाएं तो एज अ बिंबिसार न जाएं, एज अ मगध के राजा न जाएं, कहीं अटैक ना हो जाए या कोई ये ना समझ ले कि ये हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है और फिर अटैक कर दे उस पर। मतलब बिंबिसार कहीं जा रहे हैं तो कोई ये सोचेगा कि मगध का राजा आ रहा है, कहीं हमारे ऊपर अटैक न कर दे, उससे पहले कि हम ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इससे बचने लिए क्या हुआ कि हम जहाँ जाएं तो एज अ बिंबिसार न जाएं, एज अ मगध शासक न जाएं, हम जहाँ जाएं किसी के घर पे जाएं तो किसी का जीजा बन के जाएं, तो किसी के यहाँ उसका दामाद बन के जाएं, किसी के यहाँ उसका दोस्त बन के जाएं, किसी के यहाँ उसका दोस्त बन के जाएं। तो इस प्रकार से उसकी नीति थी कि कहीं भी जाए तो मित्रवत व्यवहार हो, किसी प्रकार का कोई वो ना हो। और जो कमज़ोर शासक हैं उसको, जैसे अंग वगैरह को जीत लिया था युद्ध करके ब्रह्मदत्त से, तो अंग वगैरह को जीत लिया था क्योंकि वो छोटे और कमज़ोर शासक थे। तो ऐसे छोटे और कमज़ोर शासकों को हत्या मतलब अटैक करके, आक्रमण करके उससे जीत जाते थे, और जो मजबूत हुआ करते थे उसके साथ मित्रवत या वैवाहिक संबंध बनाते थे। तो गांधार नरेश पुष्कर को इन्होंने अपना दूत भेजा, इससे क्या हुआ कि वो बन जाते हैं उसके मित्र। बिंबिसार ने अपने वैध जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत की पीलिया ठीक करने के लिए अपना राजवैद जीवक को
को भेजा। अब चंड प्रद्योत कौन है? अवंती के राजा हैं, अवंती के राजा हैं, को भेजा। इससे क्या हुआ? ये भी मित्रता बढ़ी, इनसे भी मित्रता बढ़ी, इसके भी लो। अब यहाँ अवंती भी जाएंगे तो मित्र रहेंगे, काशी जाएंगे उधर तो जीजा रहेंगे, लिच्छवी वज्जी में जाएंगे तो क्या रहेंगे? उसे उधर जाएंगे को वज्जी कौशल टाइप कौशल जाएंगे, या वज्जी लिच्छवी गढ़राजी जी के साइड जाएंगे तो उधर ससुर जी वो रहेंगे, दामाद रहेंगे। इधर जाएंगे दोस्त रहेंगे, इधर जाएंगे दोस्त रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बिंदास घूमेंगे, दिक्कत है ही नहीं इनको। तो इस प्रकार से कूटनीति का प्रयोग किया तो दिक्कत काहे होगा। तो मित्रता बढ़ी इससे। अवंती के राजा चंड प्रद्योत की पीलिया ठीक करने के लिए इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो इस जीवक को याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ये हैं बिंबिसार, तो बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे? जीवक थे। जीवक को बिंबिसार ने कहाँ भेजा था? चंड प्रद्योत की पीलिया ठीक करने के लिए। चंड प्रद्योत कौन था? अवंती का राजा था। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद ब्रह्मदत्त को हरा के अंग को कैसे मिलाया? अंग के बारे में बात करें तो अंग को ब्रह्मदत्त को हराकर, ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया। क्या किया? अंग को मगध में मिला लिया ब्रह्मदत्त को पराजित कर। तो ठीक है, यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा? अब कौन आएगा? अब आएगा अजात शत्रु। अब अजात शत्रु की बात करेंगे हम लोग कल से। अजात शत्रु को क्या कहा गया? कुड़िक। अजात शत्रु, अजात शत्रु को कहा गया कुड़िक। क्या कहा गया? कुड़िक। और इसने शासन कब तक किया? 544 से 460 ईसा पूर्व। चार सौ 92 से 460। ईसा पूर्व ये शासन करता है। अजात शत्रु का जो उपनाम था वो था कुड़िक। ये बात आप याद रखेंगे कि कुड़िक किसको कहा जाता था। तो प्राचीन इतिहास में कुड़िक अजात शत्रु को कहा जाता था। और अजात शत्रु कौन था? हर्यक राजवंश का दूसरा राजा अर्थात बिंबिसार का पुत्र था ये कुड़िक अर्थात अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अजात शत्रु के बाद उदयन की बात करेंगे। उदयन के बाद छोटे छोटे कुछ राजा हैं। कल के क्लास में अजात शत्रु हर्यक राजवंश समाप्त हो जाएगा। हर्यक राजवंश समाप्त होने के बाद उसका जो अगला राजा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में हो सकता है कल हर्यक राजवंश और शिशुनाग दोनों राजवंश कल के वीडियो में या अगली वीडियो में समाप्त हो जाएं। उसके बाद नंद और मौर्य बचे रहेंगे। तो नंद और मौर्य समाप्त होने के बाद यही जो मगध साम्राज्य है ना, इसका ही जो समय लग रहा है, इसमें ही जो समय लगेगा वो लगेगा, क्योंकि ये मगध में स्थित था। और इसलिए हम इसको विस्तार से बता रहे हैं। हमने कहा था कि मगध साम्राज्य से सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। अशोक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, मौर्य साम्राज्य से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये रहा हाईलाइट रहा। क्योंकि अखंड भारत जो अशोक के समय वाला क्षेत्र था, जो मगध साम्राज्य वाला क्षेत्र था,
वो वाला नक्शा लगा हुआ है सेंट्रल विस्टा इसमें नई वाली संसद में। तो नई वाली संसद में वो फ़ोटो लगने की वजह से वो क्या था, चर्चा में था। चर्चा में होने की वजह से वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि बिहार पीसीएस की जितनी पुस्तकें हैं उतनी पुस्तकों में इतना विस्तार से क्या है कि नहीं बताया गया है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तब जाके आपको इतने विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो अब चूँकि हम यहाँ पे इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इस बार की एग्ज़ाम में जो है वो, या इसके अगले वाले एग्ज़ाम में ये वाला पोर्शन जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, मगध वाला। इसलिए मगध पे जितने राजवंशों ने शासन किया है उतने राजवंशों के बारे में उतनी बातें जितनी की परीक्षा से दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व नहीं है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ महत्व है उसको समझाने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको भी हम लोग लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लंबा हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद वाले टॉपिक में जब गुप्त काल के बाद चलेंगे तो इतिहास, प्राचीन इतिहास जल्दी से समाप्त हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास एक दिन में पढ़ लेंगे, आधुनिक इतिहास 2 या 3 क्लास में पढ़ लेंगे, उसके बाद भूगोल वगैरह रह जाएगा, उसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। उम्मीद है कि 40, 30 या 35 क्लास लेते लेते हमारा जो बिहार है, समग्र बिहार कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही गहरे और बहुत ही विस्तार से समाप्त होगा बिहार। अगर बिहार से 25-26 सवाल या 30 सवाल आते हैं, 30 सवाल आते हैं तो 25 से 27 के बीच में या 24 से 25-26 के आसपास सवाल एकदम सही होंगे। बाकी सब एलिमिनेशन की सहायता से आप, और बाकी चीज़ें जो इधर उधर की बातें हो रही हैं वो भी आप अगर दिमाग में बैठा के रखेंगे, उन सब चीज़ों के सहारे आप एलिमिनेट करके आप उस सवालों को सही कर सकते हैं। तो फिर अब अगले वीडियो में हम लोग लेकर मिलते हैं किसको, अजातशत्रु को। तब तक के लिए नमस्कार।